नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 5 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनके बारे में। ठीक है, फर्स्ट पेज पे आज आप देख सकते हो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है, फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला, उनका स्टेटमेंट है कि तालिबान से हमने बातचीत की है और वो इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए आगे कंटिन्यू करेगा। तो जानेंगे क्या है मुद्दा। दूसरा इधर कि तालिबान, देखो आपको पता है कि पकड़ बना चुका है, सरकार बनाने वाला है, इंटरिम गवर्नमेंट बनाने वाला। अब तालिबान और साथ में एक और है हक्कानी नेटवर्क। अब हक्कानी नेटवर्क ने तालिबान के इस रिजीम को बहुत हेल्प की है ये पावर ग्रैब करने में, और वो हक्कानी नेटवर्क ऑपरेट करता है पाकिस्तान की ज़मीन से। तो जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, दैट इज़ ISI, तो उसके चीफ जो हैं उनके द्वारा ये एक कोशिशें की जा रही है कि हक्कानी नेटवर्क को भी अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन मिले तालिबान में। ठीक है, ये है यहाँ पर मुद्दा। इसके अलावा हम बात करेंगे, देखो एक पैक्ट फाइनलाइज हुआ है कार्बी एंगलोंग रीजन में, असम में है ये, जिसमें 5 रिबेल ग्रुप्स हैं और साथ में गवर्नमेंट है। मुद्दे को डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में देखना है। आगे देखते हैं। इसके आगे एक न्यूज़ है कि केरला में एक 12 साल के बच्चे को निपा हुआ है, निपा वायरस से इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से अभी एक और कह सकते हैं कि हेल्थ इमरजेंसी इमर्ज होकर के आ चुकी है। तो अभी आपको देखो अपने खुद से ही निपा वायरस के बारे में डिटेल एक बार पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि वायरसेस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, कोई भी पैथोजन है बीमारी फैलाने वाला, तो उसकी वजह से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप ज़रूर पढ़ोगे और कमेंट बॉक्स में बताओगे निपा वायरस के बारे में। ओके, आगे देखते हैं। फिर एक न्यूज़ आई है यहाँ पर संडे स्टोरी में। अब ये ग्राउंड ज़ीरो है वैसे तो, पर इसमें से जो मेन काम किया वो बात ये कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन अगर देखें तो गुजरात में धोलावीरा, ठीक है, कच्छ, इस वाले रीजन में फैली हुई है। तो यहाँ पर गुजरात में जो धोलावीरा एरिया है वो आपको पता ही है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हम बोलते हैं, उसी का पार्ट है। वहीं पर कच्छ है। अब ये आपके सामने ये जो विलेज है ये विलेज वेल है। ओके, तो यहाँ पर इस साइट को यूनेस्को से अप्रूवल लेने के लिए कोशिशें लगाई जा रही है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, एक तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग ये देने के पीछे क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में देखो। वैसे तो आने वाले टाइम पे ज़रूर एक्सप्लेन पेज पे कंटेंट आएगा, हम ज़रूर कवर कर लेंगे। पर अगर नहीं भी आता है ना, तो पहले देखो यूनेस्को की रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। आपने नोट मेकिंग कर रखी है, दैट्स ओके, तो उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, और नोट मेकिंग नहीं कर रखी है तो आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया UPSC फॉर UPSC करके सर्च करोगे, आपको कंटेंट मिल जाएगा। अच्छी सी कोई वेबसाइट देख लेना, बढ़िया सी कोई ये जो कोचिंग क्लासेस हैं उनमें से। ठीक है, और उस कंटेंट को एक बार नोट डाउन कर लो, उसको रिवाइज करो, क्वेश्चन बन जाते हैं। राइट। दूसरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, देखो क्वेश्चन क्या बना था 2018 में था, 19 में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जिसमें ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे सीधे, कि कौन सा जो लोकेशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड नहीं है, ऐसा क्वेश्चन था वो। या फिर ऐसा कि जो मैप है आपकी 7th या 8th क्लास की बुक है, या 6th या 7th की है NCERT की बुक, उसमें आप मैप में देखोगे ना तो पूरा क्लियर दिया हुआ है कि कौन कौन से एरियाज हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट हैं। तो उनमें से फिर क्वेश्चन आ जाता है, और फिर एक ऑप्शन, 3 ऑप्शन दे दिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और एक ऑप्शन दे देंगे आपको नियोलिथिक साइट का, और फिर पूछेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोकेशन कौन सी नहीं है, तो आपको वहाँ पर टिक लगाना है। तो हिस्ट्री में भी मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मैं यहाँ पे रखना चाह रहा था। इसके आगे, आज पी चिदम्बरम जी का जो आर्टिकल है वो इतना स्ट्रांग नहीं है जिससे हमें डिस्कस करना पड़े, क्योंकि इस आर्टिकल से रिलेटेड हम कंटेंट ऑलरेडी देख चुके हैं। वो ये कि जो अभी 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके फर्स्ट क्वार्टर का डेटा अभी रिलीज़ किया गया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काम करता है। तो उस डेटा से रिलेटेड हम ऑलरेडी बहुत सारे ओपिनियन ले चुके हैं, तो उसी को यहाँ पर एवेल्युएट किया जा रहा है, कुछ काम की चीज़ नहीं है हमारे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसको स्किप करेंगे। इसके आगे इकोनॉमी पेज से एक तो न्यूज़ ये है कि अब से जो डिजी लॉकर के ऊपर जो डेटा अपलोडेड है, जो भी आईडी, एक यूज़र की आईडी होती है उस पर, एक तो क्या होता है, यूज़र जैसे आप और मैं, हमारे खुद के डॉक्यूमेंट्स को हम स्कैन करें और फिर अपलोड कर दें। ठीक है, एक तो तरीका ही होता है। दूसरा, आप जैसे ही अपनी आईडी लॉगिन करते हो तो वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ डेटा अवेलेबल होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर मान लो ये जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं
वो किसी भी कंज्यूमर का या किसी भी कस्टमर का केवाईसी करवाता है, जिसको नो योर कस्टमर करवा कहते हैं हम। और उसमें जब कस्टमर अपनी खुद की तरफ से अनाउंस करे, डिक्लेयर करे, सेल्फ केवाईसी करे, तो वहाँ पर जो डिजी लॉकर में स्टोर्ड डेटा है या डॉक्यूमेंट है ना, उसमें वही डॉक्यूमेंट एलिजिबल होगा जो गवर्नमेंट ने इशू किया है। आपने जो अपलोड किया है वो नहीं, जो गवर्नमेंट ने इशू किया है ना, वो वाला कंटेंट काम आएगा, ये बताया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ब्रिक्स में मीटिंग हुई है अभी, जो कॉमर्स मिनिस्टर्स हैं उनकी, तो उसमें कोविड-19 से रिलेटेड जो वैक्सीन्स डेवलप हुए हैं उनको इजीली ट्रेड किया जा सके, है ना। तो उसके लिए देखो, ट्रिप्स के जो रेगुलेशंस हैं उनको ईज करने के लिए बोला है। तो अब यहाँ पर हमारे लिए टास्क क्या आ गया, एक तो आप ब्रिक्स के बारे में डिटेल पढ़ोगे पूरी, ठीक है, जो भी वहाँ पर एग्रीमेंट्स हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कौन कौन से बैंक, मतलब कंट्री का कितना शेयर है, वो सारी चीज़ें। और एक आपको WTO में जो ट्रिप्स का प्रोविज़न है, सर्विसेज से रिलेटेड जो रेगुलेशंस हैं, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पे जो रेगुलेशन बना रखे हैं, उसको एक बार आप डिटेल से पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ से, और इसमें कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ से रेलेवेंस लेकर के हम टॉपिक को पढ़ेंगे, वो आपको पढ़ना है। इसके आगे स्पोर्ट्स पेज की बात करें तो न्यूज़ अच्छी है ये कि इंडिया 28th रैंक पे आ चुका है। अभी तक मैं टेबल चेक कर रहा था, और इंडिया ने गोल्ड भी अच्छे खासे जीत लिए हैं, तीन चार के लगभग गोल्ड जीत लिए हैं, बाकी सिल्वर और ब्रॉन्ज तो जीते ही हैं। तो अभी बेसिकली शूटिंग में आप देखो तो मनीष नरवल जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 50 मीटर पिस्टल इवेंट में, और सिंहराज अडाना जो कि ये लेफ्ट में है, इनके द्वारा जीता गया है सिल्वर मेडल। तो ये दो तो मेडल यहाँ से आ गए। और एक यहाँ पर आप देख सकते हो नोएडा के DM जिनका नाम है सुहास यथिराज, ये भी क्या है कि अब फाइनल में पहुँच गए, फाइनल में compete करेंगे, बैडमिंटन प्लेयर हैं ये, ठीक है। और आज अभी या तो हो चुका उनका, अभी तक मेरे पास अपडेट नहीं है, शायद ये जीते हारे मुझे नहीं पता, कल पता पड़ जाएगा। तो इनका भी फिर मेडल फाइनल है, या तो सिल्वर जीतेंगे या गोल्ड जीतेंगे, देखेंगे, टाइम बताएगा। तो ये कुछ न्यूज़ थी जिनको हम सम अप कर रहे थे। अब जो बची हुई न्यूज़ है ना, उनको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। वैसे तो आज ऐसा कोई फैक्चुअल इतना इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है जिसको कि हाँ हम सीधा टू द पॉइंट पढ़ें, पर फिर भी देखते हैं जो भी है हमारे पास में। वैसे वीडियो को अब डिटेल में स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच कि आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। देखो, एक टीचर का काम होता है गाइडिंग पाथ बनने के लिए, ठीक है, आपको गाइड करता रहना, गाइडिंग टॉर्च बने रहना, ठीक है। बस आप लोग सही और गलत का एक समझ आपके दिमाग में आने लग जाएगी, तो बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए हमें, राइट। तो बस फॉलो करते रहिए लगातार, और आपको इसी तरीके से जितनी हेल्प बन पाएगी उतनी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट न्यूज़ क्या है। वो ये कि जो हर्षवर्धन श्रृंगला है, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये बोला, उनसे जब पूछा गया, क्योंकि अभी आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी जो बाइडन से मिलने के लिए कहाँ जाएंगे, USA। ये जो बाइडन से इन पर्सनल मीटिंग फर्स्ट टाइम होगी जब से जो बाइडन ने प्रेसिडेंटशिप वहाँ पे स्टार्ट की है। तो पाकिस्तान का रोल हमें पता है कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा। अब पाकिस्तान जो है वो जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ट्रूप्स हैं या लड़ाके हैं, इनको तैयार करता है, तो इसका इन्फ्लुएंस नंबर 1। दूसरी तरफ पाकिस्तान ही कहीं ना कहीं कॉपरेट कर रहा है तालिबान को, और तालिबान ने अपनी पकड़ बना ली है, और इस मुद्दे को हम पूरी डिटेल में देख चुके हैं। अब तालिबान के साथ में हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट को पहली बार रिलीज़ किया गया है जब कतर में हमारे जो वहाँ के, जो आप कह सकते हो कि जो भी डिप्लोमेट हैं, ठीक है, पारिक जी, दीपक पारिक समथिंग कुछ नाम था, मुझे नाम दिमाग से निकल रहा है, तो उनकी जब बातचीत हुई तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जी हमने वहाँ पर बात की है स्तनकजाई करके जो लीडर है वहाँ पर तालिबान के, उनके साथ में। अब वो जो स्तनकजाई लीडर तालिबान के हैं, वो अब फॉरेन अफेयर मिनिस्टर बनने के चांसेस हैं इंटरिम गवर्नमेंट में, तो उनके साथ में बातचीत हुई, और उन्होंने क्या बोला था वो हमें पता है ही कि इंडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रीजन में, और साथ में हम हर एक तरीके से ट्रेड को प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि तालिबान के सामने सबसे बड़ी चैलेंज जो है ना, वो करंटली है इकोनॉमिक क्राइसिस। नहीं तो क्या होगा कि एक तरफ तो अफगानिस्तान की सरकार को वहाँ से उखाड़ के फेंका है, अब तालिबान ने पकड़ बनाई है, और तालिबान अगर वहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाने में फेल हो जाता है, तो उस केस में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी नहीं तो कम से कम जो इकोनॉमिक फंक्शनिंग है वो भी प्रॉपर नहीं चलती है, तो तालिबान के लिए सरदर्दी है, क्योंकि अब जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा कि ये अगर अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं संभालेंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी तो इंटरनेशनल फंडिंग इनको नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान आपको पता ही है वार टॉर्न एक कंट्री है, जहां पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तालिबान के लिए, उसको कैसे हैंडल करता है तालिबान,
उसमें इंडियन कंसर्न्स को हमारे लिए अगर वो प्रॉपरली एड्रेस करता है तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और यही बात हमारे एक्सटर्नल अफेयर जो फॉरेन अफेयर सेक्रेटरी है उनके द्वारा ये बात बोली गई है। वैसे देखो यूएसए में हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं विजिट के लिए, और साथ साथ में इसी महीने में 2+2 डायलॉग भी होगा जिसमें हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर और प्लस में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ में यूएसए के काउंटर पार्ट्स मीटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि हाँ चलो ठीक है, तालिबान से हमने बात शुरू की है ऑफिशियली, ओपनली, फर्स्ट टाइम बात की है हमने प्रीवियस दिनों के अंदर। ठीक है, तो उसमें तालिबान से हमारी एंगेजमेंट बढ़ना, क्योंकि ये रियलिटी है, जब वर्ल्ड का यूएसए विड्रॉ कर रहा है, यूएसए वहाँ पर एंगेजमेंट कर रहा है, साथ में चाइना अपनी एंगेजमेंट कर रहा है, तो भाई इंडिया को भी तो कुछ ना कुछ तो करना था ही ना। शुरुआत में तो हमारी पॉलिसी थी वेट एंड वॉच की, और अभी भी वेट एंड वॉच ही है, पर हाँ एक होता है ना कि हम थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ हैं, ज़्यादातर चांसेस यही है कि अब तालिबान का रूल चेंज हो या उसको उखाड़ के कोई फेंके। अगर तालिबान पूरी जिम्मेदारी के साथ में अपना रूल चलाता है ना, तो फिर ये रियलिटी है कि तालिबान का रूल कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो उस रियलिटी को हम कितना नकारेंगे वो फिर हम खुद से झूठ बोलना शुरू कर देंगे, राइट। तो इस केस में तालिबान के साथ एंगेजमेंट करना दैट्स ओके। अब इधर आप देखो हक्कानी नेटवर्क ने बड़ी हेल्प की है, 1 सेकंड ये भाग गया। हाँ, हक्कानी नेटवर्क ने बड़ी हेल्प की है तालिबान की। ये दो जो चीज़ें हैं तालिबान और हक्कानी, ये देखो जब अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों से यूएसए के ट्रूप्स अवेलेबल थे और साथ में वहाँ पर अफगानिस्तान में सरकार चल रही थी ना, तो उस टाइम पर ये दोनों के दोनों कहाँ से ऑपरेट हो रहे थे, पाकिस्तान की सॉइल से। अब पाकिस्तान की सॉइल से ऑपरेट हो रहा है, तालिबान ने पकड़ बना ली है। अब तालिबान को कैसे कंट्रोल में रखे पाकिस्तान, उसके लिए क्या किया जा रहा है, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है दैट इज आईएसआई, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी, तो उसके जो जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हक्कानी नेटवर्क के जो मेंबर्स हैं उनका की रोल हो तालिबान की नई सरकार में। इससे क्या होगा कि तालिबान अगर पाकिस्तान की पकड़ से दूर भी जाए तो हक्कानी नेटवर्क के मेंबर्स का यूज करके तालिबान को कंट्रोल में किया जाए। ये एक यहां पर पैतरा है मेन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, देखो एक पैक्ट साइन हुआ है जिसमें 5 तो रिबेल ग्रुप्स और साथ में कार्बी एंगलोंग रीजन जो असम में है वहां पर शांति स्थापित करने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। देखो कार्बी एंगलोंग जो है एक तरीके से मेल्टिंग पॉइंट है जहां पर असम की बहुत सारी ट्राइबल एथनिसिटी वहाँ पर रहती है, बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज के जो फॉलो करने वाले लोग हैं, जिनमें सबसे मेन जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनमें कार्बी, दिमासा, बोडो, कुकी, हमार तिवा, गारो, मान या फिर ताई स्पीकर्स, इसके अलावा रेंगमा नागा, ये कुछ ऐसी ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि कार्बी एंगलोंग रीजन में रहती है। अब वैसे तो देखो कि एग्रीमेंट जो हुआ है इसमें क्या है कि और ऑटोनॉमी दी जाएगी कार्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल को। ठीक है, इससे क्या होगा कि उनकी लैंग्वेज को और कल्चर को, आइडेंटिटी को प्रोटेक्शन मिलेगी, और साथ में इनको रिजर्वेशन के लिए भी प्रोविजन किए गए हैं। ठीक है, अब नॉर्मली आप जानते हो कि शेड्यूल 6 जो है वो है एटीएम मशीन के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 6 है वो एटीएम मशीन, दैट मीन्स मैं बार बार बता चुका हूं, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, इन चारों स्टेट्स में जो ऐसे रीजन जो कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल डोमिनेटेड हैं, तो उनको और ज़्यादा ऑटोनॉमी देने के लिए हमारे यहाँ पर शेड्यूल 6 अवेलेबल है। अब होता क्या है कि क्या शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो केवल इन 4 स्टेट्स में ही हैं? जी बिल्कुल नहीं, और भी ऐसे स्टेट्स हैं, लगभग 10 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर शेड्यूल 5 और ऐड की हुई है, शेड्यूल 5, जिसमें क्या है जो भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके एरियाज़ को, उनके लिए आप कह सकते हो कि और ऑटोनॉमी दी जाए। तो एटीएम मशीन को छोड़ करके बचे हुए 10 जो स्टेट्स हैं, जिनमें राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, एक बार कमेंट में बताना चाहो तो बताना, बाकी पढ़ लेना। ठीक है, शेड्यूल 5 में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं इंडिया के। ओके, तो ऐसे में आप देखो वहाँ पर कि उन स्टेट्स में भी प्रोविज़न करना कि जी शेड्यूल ट्राइब आपके यहाँ पर रहती है। अब शेड्यूल 6 में तो क्या है, आपको दे नहीं सकते पूरी ऑटोनॉमी, पर शेड्यूल 5 में वहाँ के शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए क्या है, प्रोविज़न किए जाएँ, जिसके बेसिस पे रिजर्वेशन और उनकी जो एथनिसिटी है, जिसमें लैंग्वेज भी आ गई, कल्चर भी आ गया, आइडेंटिटी भी आ गई, उसको प्रोटेक्शन दिया जाए। तो ऐसे में शेड्यूल 6 से बाहर ये रिजर्वेशन के प्रोविज़न किए गए हैं कार्बी में रहने वाले लोगों के लिए। तो ये कुछ चेंज है हल्का सा कि असम में शेड्यूल 6 तो ऑलरेडी लगी रही है और शेड्यूल 5 के तहत भी इनको रिजर्वेशन देने की बात
की गई है, जो शेड्यूल ट्राइब में भी कंसिडर किया गया है। कौन से लोगों को? जो कार्बी एंगलोंग रीजन में रहते हैं। ये देखो बेसिकली कार्बी एंगलोंग में रहने वाले जो लोग हैं ना, वो हैं ब्रह्मपुत्रा वैली के आसपास, प्लेन एरियाज में रहते हैं ये लोग। अब प्लेन एरियाज में रहते हैं तो इनको ट्राइब्स ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। एक तो क्या है कि बिल्कुल हिंटरलैंड में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, रिसोर्सेज उनके पास में कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, तो उनको तो देखो बैकवर्ड कंसिडर किया जा सकता है, राइट। तो उसके तहत तो देखो शेड्यूल 6 अवेलेबल है ही। पर जो लोग प्लेन एरियाज में रहते हैं पर अभी तक भी वो बैकवर्ड हैं, या फिर उनको आप ट्राइबल कम्युनिटी कंसिडर करते हो, तो उनके वेलफेयर, उनको प्रमोशन के लिए आप क्या करोगे? फिर शेड्यूल 5 यूज आएगी वहां पर, ठीक है। शेड्यूल 5 एंड 6 दोनों के बारे में मैंने बताया, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना अगर कोई डाउट हो तो। इसके अलावा यहां पर ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना, एक पैक्ट, इसमें देखो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा, और उसके अलावा असम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आप कह सकते हो कि शिपिंग मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से भी अपने कमेंट्स आए हैं। तो और ग्रुप कौन कौन से थे वो देखो, कार्बी लोंगरी नॉर्थ छाछर हिल्स लिबरेशन फ्रंट नंबर 1, पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी नंबर 2, यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी नंबर 3, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स नंबर 4 एंड कुकी लिबरेशन फ्रंट। ऐसे करके 5 ग्रुप्स हैं, इनके साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एग्रीमेंट, ये पैक्ट साइन किया है, जिससे कि कार्बी एंग्लोन के जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पर शांति स्थापित की जा सके, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो कार्बी एंग्लोंग ऑटोनॉमस काउंसिल, काक, इसका मतलब ये हो गया। अब ये पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें, और नॉर्थ वेस्ट आपको पता है इंसर्जेंसी के लिए बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है। वजह कि वो लोग अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कार्बी जो है ये हमेशा से 1946 से डिमांड कर रहा है सेपरेट स्टेट की, और इस मूवमेंट को एक इंसर्जेंसी का मौका मिल जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब पावर हाथ में नहीं होती है तो फिर वही है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हैं लोग। जैसे हमारे जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज की थी, जो भी किया था उन्होंने प्लान, राइट। तो वो क्या था, एक तरीके से हम पावरफुल इतने नहीं है कि सीधा चैलेंज कर सकें, पर फिर भी कहीं ना कहीं इतने घाव कर देने कि जिससे कि अगला बंदा मर जाए, राइट। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि ये जो कार्बी एंग्लोंग, कार्बी वाले जो इंसर्जेंसी है, ये 1990s में आते इंटेंसिफाई होती है। फिर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे सीज फायर एग्रीमेंट्स भी होते हैं, पर फिर भी वो सीज फायर एग्रीमेंट्स ब्रेक डाउन होते रहे हैं, ब्रेक अवे होते गए, और ये जो इंसर्जेंसी है वो बिल्कुल रुक नहीं पाई है। पर अब जो है ये अपने आप में अच्छी बात है कि कैसे भी करके ये अकॉर्ड साइन हुआ है, इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत शांति वहाँ पर बैठेगी। अब आप देखो, For the first time, Karbi and scheduled tribe people will get reservation, no 6 scheduled region। अब आप देखो कि पहली बार ऐसा होगा कि असम के अंदर रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन मिलेगा 6 शेड्यूल के बाहर, जो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और रिजर्वेशन के प्रोविजन भी किए गए हैं इनको शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में डाल के। तो ये अपने आप में एक एक्सक्लूसिव चीज हो गई है। ओके, आगे चलते हैं। एक छोटी सी न्यूज और है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वेबसाइट के साथ में बहुत सारी फेक आईडीज बना करके और गफला पकड़ में आया है दिल्ली में। तो अभी आपके लिए एक टास्क है, दैट इज एक और टास्क है, दैट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पूरी डिटेल एक बार पढ़ोगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इसके आगे वर्ल्ड पेज पे अगर नजर डालें तो देखो तालिबान लगातार अभी भी एक फाइट में उलझा हुआ है, क्योंकि पंजशीर वैली में आपको पता है कि वहाँ पर जो तालिबान का रजीम है उसको ऑब्जेक्ट करने के लिए बहुत सारे लड़ाके एक साथ लड़ रहे हैं, ठीक है। तो तालिबान अभी लगातार वहाँ पे बैटल में फंसा हुआ है, और बाकी आपको पता ही है कि मैक्सिमम एरिया को कैप्चर किया जा चुका है। देखो एक चीज़ लगातार है कि जो वुमेन्स राइट हैं, चिल्ड्रन राइट्स हैं, या फिर जो एक लिबरल सोसाइटी का जो टेस्ट इन्होंने लिया हुआ है अफ़गानिस्तान के जो सिटीजन्स हैं उन्होंने, तो वो जल्दी से तालिबान के रिजीम को इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और शायद ही वो एक्सेप्ट करें। क्योंकि जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक पढ़ते हो ना, 10th क्लास की जो बुक है, उसमें जब क्लियर क्या आता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1780s में शुरू हो जाता है, और उसके बाद में जब नेपोलियन बोनापार्ट फिर से एक रिबेलियन कराता है, मोनार्क को उखाड़ के फेंकना होता है, लिबरल सोसाइटी को बनाने की कोशिश करता है, और वही नेपोलियन फिर एक मोनार्क, एक डिक्टेटर बनने की कोशिश करता है, तो वो नेपोलियन भी फिर बाद में ख़त्म ही होता है। तो ओवरऑल बात क्या हो जाती है कि जहाँ जहाँ पर भी एक बार लिबर्टी की
इक्वालिटी की, जस्टिस की, इनका टेस्ट अगर कहीं पे किसी भी सोसाइटी को मिल गया है ना, तो वो लोग फिर फ्रीडम ही चाहेंगे, वो लिबर्टी ही चाहेंगे। अब उसके बाद में क्या होता है कि 1780s में फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, सेकंड फ्रेंच रेवोल्यूशन 1830 से फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ओवरऑल सिनेरियो क्या निकल के आता है कि जी जिस सोसाइटी में ये चीज़ें आ गई ना, उस सोसाइटी को आप दबा करके या एक सप्रेशन में नहीं रख सकते हो। और इसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया खुद है। हमारे यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल कब शुरू होती है? जब हमारे यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन आ जाती है, जब हम वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर जो भी आइडियाज चल रहे थे उनके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया। राजा राम मोहन रॉय है कि नहीं, द मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या पढ़ा? वो वेस्टर्न सोसाइटी की चीजें पढ़ी। तो उन्होंने जब देखा कि यार वेस्ट में इतना कुछ अवेलेबल है, तो क्यों ना हम हमारे कल्चर को भी अपडेट करें, जो कमियां हैं उनको रेक्टिफाई करें और हमारी सोसाइटी को भी इसी तरीके से बनाए जाए, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल पे काम करें। और आज देखो हमारे प्रीएम्बल में और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्हीं पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ओवरऑल बात क्या आ गई कि तालिबान का जो रिजीम है, अगर ये मेडिएवल सोच के साथ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो तालिबान के लिए चैलेंजेस हैं बहुत सारे। और उनमें से एक चैलेंज तो सबसे बड़ा ये है कि पंजशीर वैली वाला जो प्रोविंस है, इस प्रोविंस को तालिबान अभी भी पकड़ में नहीं ला पाया, नंबर 1। नंबर 2, जो वेमन है वहां पर लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं कि जी जब तक आप सरकार में हमारा पार्टिसिपेशन ही नहीं करोगे तो फिर किस तरीके की इंक्लूसिव गवर्नमेंट आप बनाओगे। तो ये तालिबान के लिए चैलेंजेस हैं। ओके, यूएसए में डेल्टा वायरस लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बाकी तो इतना कुछ है नहीं, आगे देखते हैं। एक छोटी सी न्यूज़ और है इकोनॉमी पेज से। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए चेयरमैन एमडी बने हैं, जिनका नाम है एसएल त्रिपाठी। ये क्वेश्चन बन सकता है, छोटी मतलब जो नॉन यूपीएससी एग्जाम्स हैं उनमें, बैंकिंग वाले एग्जाम्स में बन जाता है कई बार। और देखो आप इधर, जेट एयरवेज का एक प्लेन जो कि कहाँ पर था? डच कस्टडी, दैट मीन्स नेदरलैंड्स में था। और उसका मॉडल है बोइंग 777। उसका ऑक्शन कर दिया गया है, बेच दिया गया है। वजह, क्योंकि जेट एयरवेज वहाँ पर इंसॉल्वेंट साबित हो चुकी है, क्योंकि उनका टाइम पर पैसा नहीं लौटाया उधार का। तो ऐसे में अब इसका आप समझते हो बेच दिया गया जेट एयरवेज का। बाकी तो कुछ ज़्यादा काम का है नहीं, मेन जो कंटेंट था वो हमने देख लिया। थैंक यू वेरी मच। और ये न्यूज़पेपर मैं आपको शेयर कर दूंगा कल सुबह। थैंक यू।